बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ुमैरा दवान। इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हूं एफसी कॉलेज लाहौर में। और आज 31 दिसंबर का दिन है। 2022 के चंद हम हाथ रह गए हैं। हम 2023 में एंटर होने वाले हैं। आप सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर भी मुबारक हो। लेकिन आज खास तौर पे ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम ये देख सकें, ये जायजा ले सकें कि पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उस पर कौन कौन से अहम वाकयात हुए हैं, उनके क्या समाजी और क्या मुआशी किस्म के असरात हैं जो पड़ रहे हैं, और हम सब उसका हिस्सा है, हम सब उसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर फारूक हसनात। डॉक्टर फारूक हसनात माहिर सियासत हैं, सियासत पढ़ाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा नाम सोशल साइंसेस का डॉक्टर फारूक हसनात का है। और आज हम उनसे सबसे पहले तो ये पूछेंगे क्या हुआ इस्लामाबाद में। आज तो बल्दियाती इंतखाबात होने थे, तो वो क्यों नहीं हो सके, और क्या आप देख रहे हैं कि ये क्या किस तरफ जा रहा है, और अभी भी हम वही सियासत और जमहूरियत और उसी की लड़ाई में पड़े हुए हैं और उसी सब बातों में घूम रहे हैं, जबकि 2023 आ चुका है। डॉक्टर जुमैरत, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2022 के ऊपर का हमें जायजा लेना चाहिए, और इसलिए भी ख़ास तौर पर जबकि ये साल पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल था, चाहे वो जमहूरियत का हो, मामलात हो, चाहे वो हुक्मरानी के मामलात हों, और चाहे वो आप जैसे अपने कहा को समाजी मामलात हों। तो मैं आज से शुरू करता हूँ, आज के दिन से, यानी 31 दिसंबर को क्या हुआ यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में। हाई कोर्ट का एक वाज़े हुक्म आ चुका था, लेकिन आखिरी मिनट में लोगों की वहाँ पे जब लाइनें लग गई वोट देने के लिए, लोग आ गए, तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे अपना अमला नहीं भेजा। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। ये एक ब्लेटेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वायलेशन है जमहूरी असूलों की और हाई कोर्ट के हुक्म की। वैसे तो हमारी अदालतें बहुत जल्दी करती हैं किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाना हो, तो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये सबसे बड़ा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है। तो उसमें अदालतें, क्या वो अदालत इसका नोटिस लेगी या नहीं लेगी। मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, नून लीग भी उसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, ये जहाँ भी इंतखाबात का नाम सुनते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भांप लिया है कि लोग इनके साथ नहीं हैं, और इनको इबरतनाक शिकस्त होगी जब भी इन्होंने इंतखाबात करवाए, चाहे बल्दियाती हों, चाहे कौमी हो, चाहे सूबाई हो, किसी तरह के भी हों। 22 की सबसे बड़ी खबर ये थी कि किस तरीके से इमरान खान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को हटा के, पीटीआई की हुकूमत को हटाकर एक इम्पोर्टेड हुकूमत लेकर आया गया, और उसके क्या मुआशरती हमारे मुआशी उसके क्या मुआशी असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बढ़े। हमने देखा महंगाई जो है वो आसमान से बातें करने लग गई। डॉलर इतना महंगा हो गया, वो तो मिल ही नहीं रहा, आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा। और उसके अलावा हमने देखा कि आम रोजमर्रा की चीजें, जिस तरह आटा, दालें, टमाटर, प्याज, ये सब महंगा हो गया। और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी साख है उसके ऊपर भी बहुत असरात पड़े हैं। डॉक्टर फारूक हसनात से हम पूछेंगे, ये जो मुआशी मेल्ट डाउन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बात का जवाब जल्दी से कर देना चाहूँ मैं, तो वो ये है कि देखिए, जो आपने माशरती इकनॉमिक हालात की बात की और आपने मेल्ट डाउन की बात की कि बहुत ही बुरे हालात हैं, हत्ता कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ख़तरनाक हद तक नीचे आ चुके हैं, और महंगाई का तूफान आ गया है जिसमें गरीब आदमी पिस रहा है, बेरोज़गारी है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं बगैर किसी जॉब के, और समझ नहीं आ रहा कि ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब आपने एक अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को बैनुल अक़वामी अमरीकी साजिश के तहत आपने उसको डिस्प्लेस किया, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, और ये सियासी पार्टियां ये तो मानती भी नहीं है जमहूरियत में, ये तो दूसरे रास्तों से ही आती रही हैं पहले भी, और अब भी वो आ गई। तो इसलिए जब सियासी में इस्तेकाम होता है तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है मार्केट्स के ऊपर, बहुत बड़ा असर पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। ये एक थ्योरी है, सारी दुनिया में एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अब उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उसने क्या किया।
जैसे ही इंस्टेबिलिटी आई पॉलिटिकल, उसने उड़ा के रख दिया हमारे जो इकोनॉमिक जो फाउंडेशन थी, जो बुनियाद थी, और उसमें नीचे से नीचे पाकिस्तान गिरता है। मैं यहाँ पे एक बात कह दूँ कि इतने बुरे हालात जितने हम लोग देख रहे हैं सारे, ये पाकिस्तान की तारीख में 1970 और 71 के बाद पहली मरतबा आए हैं। 1970-71 में भी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ा जुल्म किया था, गलत फैसले करके, और पे शिकस्त भी हुई थी। और ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसले किए हैं वो पाकिस्तान को एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अस्मात, आपने तो बड़ा जबरदस्त किस्म का इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों के लिए ये बताती जाऊँ, 5.9 अरब पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रह गया है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, 2022 की सबसे बड़ी खबर ये भी थी कि जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में बाई इलेक्शंस होते हैं, तो उन बाई इलेक्शंस के अंदर स्वीप करती है पीटीआई, और जो नारा लगाकर और जो गैर मकबूलियत का नारा, करप्शन का, या जो भी नारे लगा के ये टेक ओवर किया गया है, वो सारे नारे तो धरे के धरे रह गए, क्योंकि लोग, अवाम जो थी, जो कि बेसिकली अवाम ही डिसाइड करती है जमहूरियतों के अंदर कि हमें कौन सा निज़ाम चाहिए और कौन सी हमें पार्टी चाहिए, वो सड़कों पर आ गई और उन्होंने धरने देना शुरू कर दिए। और लॉन्ग मार्च के अंदर भी, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में एक बहुत बड़ी तादाद बच्चे, औरतें, मर्द, हर शोभाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल थे। तो इस सारी चीज के बाद तो पीटीआई की और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो तो आसमान को छू रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो हमें नजर आ रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है, हुकूमत की जमातें, पीडीएम, वो सब गायब हैं सीन से, तो क्या ये आगे इसी स्टेटस को ये कंटिन्यू कर सकेंगे? आपने बहुत अच्छा किया, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया जो हम बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँ कि जो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, जिससे बैनुल अक़वामी साख और जो इलाकाई साख पाकिस्तान की बुरी तरह मजरू हुई है, और जिसकी वजह से ही, इस अफरा तफरी की वजह से ही आप देखिए टेररिज्म में कितना इजाफा हुआ है, और कई गुना इजाफा हुआ है। अब टेररिस्ट जो हम इस्लामाबाद में भी आके खुदकश हमले की कोशिश करते हैं, बेशुमार उन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद किया दूसरे इलाकों में, और वो बढ़ता ही सारा चलता जा रहा है। अब इस सारी चीज़ की, इस सारा जो एक मेल्टडाउन हुआ है, और पाकिस्तान की जो जिस किस्म की बुरी हालत है पूरे माशरे की, उसका हल क्या है? उसका एक ही हल है कि जब इस किस्म की मुसीबत किसी भी मुल्क पे आए तो वो एक फ्रेश मैंडेट देते हैं, वो अवाम के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस सियासी जमात को इक़्तिदार में आना चाहिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में साफ और शफाफ इंतखाबात ही उसका हल है। जितनी जल्दी ये होंगे उतनी जल्दी ये माशरा संभलेगा, नहीं तो इतनी देर भी हो सकती है कि फिर शायद किसी से भी ये माशरा ना संभले। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि इंतखाबात करवाने चाहिए जिससे ये भाग रहे हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, और इनकी पूरी कोशिश है किसी तरीके से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए। अगर इन्होंने डिस्क्वालीफाई करवाया और अगर इन्होंने पीटीआई जो सबसे मकबूल जमात है पाकिस्तान की, उसको दीवार के साथ लगाया, कभी भी पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा। और किसी से भी, चाहे ये केयर टेकर की हुकूमत को लाएं जो तो सुना जा रहा है, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को लाएं जो सुना जा रहा है, वो उनके पाँव भी नहीं जम सकेंगे इस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि लोग उनको नहीं मानेंगे और लोग सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात के ही नताइज को मानेंगे। डॉक्टर फारूक अस्मात, आखिर में सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि क्यों पीटीआई के इस्तीफे नहीं कबूल किए जा रहे, और पहले उन्हें कहा जाता था कि आप इस्तीफा दें, क्यों नहीं देते, सारे दें। अब उन्होंने जब दे दिए हैं तो वो क्या सिलेक्टेड करेंगे या वो क्यों नहीं करे, इसकी क्या वजूहात है? और वो, उनको ये खुद भी पता है, कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी सिस्टम हो, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं, उनको कभी ना कभी तो इलेक्शंस में जाना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो उनको अगला स्टेप लेना ही पड़ेगा, तो वो क्यों नहीं ले रहे और कब लेंगे? जब बैनुल अक़वामी साजिश की वजह से हुकूमत को हटाया गया तो उसमें पीटीआई के तमाम मेंबरान में असेंबली में खड़े होकर
अपने इस्तीफों का ऐलान किया, जो कि कानून है। कानून भी यही कहता है कि अगर एक मेंबर खड़ा होकर ऐलान कर दे कि मैंने इस्तीफा दिया है, इसमें जावेद हाशमी का सुप्रीम कोर्ट का केस का भी हवाला दिया जा सकता है, जिसमें इस्तीफा माना जाता है। लेकिन जो नया स्पीकर आया इनका, इम्पोर्टेड हुकूमत का, उसने इनके इस्तीफे नहीं माने और फिर काफ़ी अरसे के बाद उसने सिर्फ 8 हलकों में जो वो समझते थे कि कमज़ोर तरीन हलके हैं पीटीआई के, और पीटीआई उसने अगर जीते भी, वो जीते थे पिछले इलेक्शन में लेकिन बहुत कम वोटों से, 800 से, 1000 से, 1000 से। तो इनका ख्याल था कि ये सारी चूंकि जमातें इकट्ठी हैं 13 की 13, तो ये मिलके जब इंतखाबात में हिस्सा लेंगी तो पीटीआई जो है वो नहीं जीत सकेगी। वहां पे इलेक्शन में तो इमरान खान सारी सीटों पे खड़े हो गए, सिवाय एक सीट के जो कराची की थी, जिसमें खुल्लम खुल्ला धांधली की पीपल्स पार्टी ने। उसके अलावा ये 7 की 7 सीटें पीटीआई जीत गई इमरान खान की शक्ल में, और उनको लंबे मार्जिन के साथ शिकस्त भी दी, जिससे ये सबूत हो गया कि लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। आप उनकी कमज़ोर तरीन सीटों पर भी इंतखाबात कराएं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक स्पीकर ने उनके जो बाकी मेंबरान हैं उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन से डरते हैं, ये इलेक्शन से खौफजदा हो गए हैं। दूसरा मामला मैं जल्दी से कह दूं, पंजाब का भी बड़ा है, जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने पेश की हुई है, जबकि पीटीआई ने ऐलान किया था कि हम ये डिसॉल्व कर देंगे, तहलील कर देंगे पंजाब की असम्बली भी और खैबर पख्तूनख्वा की भी। उससे भी डर गए हैं और कोई ना कोई तरीका अख्तियार कर रहे हैं जिससे इलेक्शन से भागा जा रहा है। आखिर में एक बात कहूँगा कि एक ही नुक्ते पे अगर हम बात करें तो ये है कि जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है या मौलाना है, ये सिर्फ और सिर्फ डरते हैं इलेक्शनों से, और वो इमरान खान की मकबूलियत जो है, जो इंतहा की है, उससे भी डरते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान ने खून दिया हुआ है, उसने गोलियां खाई हुई हैं, बाल बाल वो बच के, नहीं तो जिस तरह उनको कत्ल करने की साजिश की गई थी। तो उनकी कुर्बानियां हैं, पीटीआई के लीडर की कुर्बानियां हैं, और बड़े तवील अरसे से वो सियासत कर रहे हैं। जबकि नून लीग के और जो पीपल्स पार्टी के आप देख लीजिए, जो नई लीडरशिप ये अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मरियम हो चाहे बिलावल, उन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया, एक दिन कहीं इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ उनको उठा के और आगे करने की कोशिश की जा रही है। तो ये फ़र्क है। तो अब देखिए 2023 में हम उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे अगर इंतखाबात में मुल्क गया। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के ऊपर अहम जो वाकयात हुए हैं और उसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं, जो ऑनगोइंग है, ये खत्म तो नहीं होने वाले, लेकिन अगले आने वाले साल में 2023 के अंदर भी इसी की कंटिन्यूटी चलेगी। ये खुदा ना करे ये चलते रहे, तो फिर ये होगा कि जो भी बेल आउट करेगा, IMF का अदारा हो या दूसरा, वो अमेरिका के नीचे हैं, वो फिर पाकिस्तान से बहुत बड़ी कीमत मांगेंगे। और वो कीमत जो हम सबको पता है, नजर आ रहा है हमें, वो ये होगी कि हम अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगवाएं। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना अगर ये हो गया तो फिर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं रहेगा। फिर जो कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था वो तो बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा। चलिए जी, हम तो यही दुआ करते हैं कि 2023 आने वाला जो साल है वो कम से कम पाकिस्तान के लिए खुशियों का साल, खुशहाली का साल और मसाइल के खात्मे का साल साबित हो। हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।